को लगता है खान सर के पास बहुत नॉलेज है। महात्मा गांधी जब दंगे चल रहे थे तो वो रोड पे एजुकेटर, कोई भी टीचर जो आपके लिए इंस्पिरेशन हो। सुभाष सर का पढ़ाने का तरीका क्या होता है? तो उनका विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, विजुअल इंटेलिजेंस उनका बहुत अच्छा था। तो और बच्चों को भी विजुअल एक्सपीरियंस वो देते थे। कल हमने जो देखा था उसमें हमने देखा था आर्ट इंटेलिजेंस, बच्चे किस तरीके का इंटेलिजेंस को शो करते हैं, राइट। यहाँ ये क्या है, ये हम लोग किस तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हैं वो है। ऑडियो बहुत पहले से चला रहा है, विजुअल स्मार्ट क्लास ने इंट्रोड्यूस किया है, और काइनेस्थेटिक्स जो अब लेसन प्लान में दिया हुआ होता है मेथड्स वो क्या है। और कोई इंडिया में ग्रेट पर्सनालिटीज जो एक अच्छे एजुकेटर हैं, हम कोई एग्जांपल जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलता हो? खान सर, खान सर। वाई खान सर इज पॉपुलर? क्या उनके पास नॉलेज बहुत है? उनके पढ़ाने का तरीका अलग है। अच्छा, किनको लगता है खान सर के पास बहुत नॉलेज है? वाइड एक्सपोजर, वेरियस फील्ड में वाइड एक्सपोजर है, बट वो उसके लिए नहीं जाने जाते। वो किस लिए जाने जाता है? अपने पढ़ाने के तरीके के लिए जाने जाते हैं। उनका पढ़ाने का तरीका क्या है? जो हमको समझ में आए वो वैसे बात करते हैं। Okay, he used native language, right? Second, और एग्जाम्पल्स वैसे देते हैं जो को अच्छा नहीं लगता हो, तो बच्चे को अच्छा लगता हो। कैसे एग्जाम्पल? जो बच्चे को अच्छा लगे, राइट। यही तो उनका मेथड होता है। अब एग्जाम्पल भी उनका यूनिक होता है इन द सेंस दैट कि वो टॉपिक से कुछ बॉलीवुड के ही किसी को लेकर के टॉपिक से रिलेट कर देते हैं, राइट। किसी भी चीज को वो पढ़ाई के टॉपिक से रिलेट कर देते हैं, तो कनेक्शन, दो अलग अलग टॉपिक के बीच में कनेक्शन को जोड़ देते हैं, तो बच्चे को इंटरेस्टिंग लग जाता है वो चीज करना। बीच बीच में बच्चे को टाइम पास करने के लिए कुछ हंसी मजाक भी करते हैं जिसका टॉपिक से कोई कनेक्शन भी नहीं होता है, राइट। तो ये सब भी एक तरीका है जो आप कर सकते हैं। खैर, हमारे में एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपको पता होगा कि जब वो पढ़ाते थे तो उस भाषा में बोलते थे कि बच्चे को समझ में आ रहा है। रॉकेट का भी थ्योरी उन्होंने काफी सिंपल लैंग्वेज में बताया है, काफी आसान भाषा में बताया है। वैसे ही हमारे यहाँ डिरोजियो रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में उनका काफी बड़ा रोल रहा है, राइट। उन्हीं के एक स्टूडेंट थे जो बाद में बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर बने, नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकते हैं। उन्होंने लिबरल थिंकिंग को प्रमोट किया था। और ऐसे ही कोई एग्जांपल, महात्मा गांधी, वो भी एक अच्छे टीचर थे। उनके आश्रम में बहुत सारे लोग आते थे, रहते थे, सीखते थे उनसे सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह मेथड क्या होता है। वो भी एक तरीके से टीचर हुए ना। अब स्कूल में डालने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, बिल्कुल। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति कुंज बनाया और उन्होंने गुरुकुल सिस्टम को वापस से स्टार्ट करने का कोशिश किया, राइट। अभी भी उनके यहाँ नेचुरल वे में पढ़ाया जाता है। जो जिन बच्चों का नेचुरल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है, नेचर के प्रति स्ट्रॉन्ग है, उनको उनका तरीका बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो नेचर स्मार्ट है ना। हमने देखा है ना नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस क्या होता है। विवेकानंद का लेक्चर कहाँ था? अमेरिका में गए थे। वो भी एक बहुत अच्छे मोटिवेटर थे यूथ के लिए, वो भी एक टीचर होगा। तो इस तरीके से अपने पास कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिनसे हम लोग सीख सकते हैं। खान सर का वीडियो जरूर देखा करिए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा अलग अलग एग्जांपल्स है कि टीचिंग क्वालिटी अल्टीमेटली मायने रखता है, राइट। टीचिंग क्वालिटी अच्छी है और आप इंकरेजिंग इन्वायरमेंट बच्चे को दे रहे हैं, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ना ही आपको इसकी जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी मेजर्स, ठीक है। टीचिंग क्वालिटी क्या होती है? आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दें, ग्रुप लर्निंग, जैसे डिस्कशन डिबेट बिना ग्रुप के नहीं कर सकते। अगर आप बिना ग्रुप के कर रहे हैं तो वो डिस्कशन नहीं है, वो हो गया दो चार बच्चे के पास नॉलेज है, वो अपना नॉलेज का शेयर कर रहे हैं, बाकी बच्चे साइलेंट बैठे हुए हैं। ग्रुप में बांट दीजिए, आप जज के रोल में आ जाइए, राइट। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ टीचिंग क्वालिटी। इनकरेजिंग एनवायरनमेंट, इस पे काफी बातें हो चुकी हैं,
इस पर बातें नहीं होंगी। इनकरेजिंग इन्वायरमेंट देना इज अ बिग चैलेंज, बिकॉज अगर आप खुद डिस्करेज लाइक तो बच्चे को कैसे इंकरेज करिएगा? हाउ यू इनकरेज चाइल्ड इफ यू आर योरसेल्फ डिस्करेज? इनकरेजिंग इन्वायरमेंट कैसे देंगे बताइए? कई बार 4 बच्चे होते हैं, इनसे सवाल पूछ रहे होते हैं, अच्छा तुम बोलो 4 बच्चों में से, जब क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, किसी बच्चे से पूछ रहे हैं, पीछे से कोई आंसर दे दिया, तो आप लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं? तुमसे पूछा, डिड आई आस्क यू, ऐसे ना पूछता। तो लेकिन उस केस में क्या करना चाहिए? इंकरेज करना चाहिए कि वेल डन, तुमने अच्छा बोला, पर मैं इससे पूछना चाहती हूँ, मैं जिससे पूछना चाहती हूँ उससे ही बोलने दो, बाकी लोग मत बोलो। सो उन्हें इंकरेज करना है, राइट? कुछ भी अच्छा करते हैं, छोटा सा भी अच्छा किया, बच्चा जो होमवर्क करके नहीं लाता वो होमवर्क करके ले आया, शाबाश, क्लास से क्लैपिंग करवा लीजिए, कीप इट अप, ठीक है। बट फिर वो 2 दिन के बाद होमवर्क करके नहीं आएगा तो क्या कहिएगा? हाँ, तुम लायक नहीं हो, तुम नालायक हो, खाली 1 दिन कर लिया आपने। उसको बोलना है तुमने उस दिन किया था, इसका मतलब ये हुआ कि तुम ये कर सकते हो, और यदि तुम एक बार कर सकते हो तो तुम बार-बार भी कर सकते हो। तो खुद पे भरोसा करो और टाइम पे होमवर्क कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है? क्या आप स्टार बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं बच्चे को इंकरेज करने के लिए? स्टार बोर्ड बनेगा न्यू सेशन में, सीनियर में बन जाएगा, 1 to 5 में बन जाएगा, माइंड में रहेगा। स्टूडेंट ऑफ द वीक डिक्लेयर होता है हमारे स्कूल में, इसमें डाउन होने की बात नहीं है, मेरी गलती है जो मैंने मतलब इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सबसे पहले मेरी गलती है। लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सा करना चाहिए कि स्टूडेंट ऑफ द वीक हो, क्यों नहीं हो? मेरा बस लेता हूँ टीचर ऑफ द वीक, टीचर ऑफ द मंथ भी कर दे, लेकिन उतना सोचने का समय नहीं मिल पाता है। तो स्टूडेंट ऑफ द वीक हो सकता है क्या बोर्ड पे किसी कोने पे? स्टूडेंट ऑफ द वीक हो सकता है। ओके, आपको मैं बता दूं आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं एक आइडिया बताना चाहूंगा स्टूडेंट ऑफ द वीक वगैरह ये सब करने का। बार-बार इरेज करना पड़ता है, बार-बार मिटाना पड़ता है। कार्डबोर्ड टाइप का ले लिया, उस पर उसको क्लासरूम में डाल दिया, ठीक है? कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड भी ऐसा ही होता है ना, उसका बड़ा सा टुकड़ा कहीं से अगर मिल जाता है, क्या करते हैं तो हम लोग भी करा देते हैं, उसमें रस्सी लगा करके टांग दिया, और ऑफ द डे, देन क्या कहते हैं वर्ड ऑफ द डे, उसके बाद थीम, और उसके बाद स्टूडेंट ऑफ द वीक कर सकते हैं, और लास्ट वीक में स्टूडेंट ऑफ द मंथ कर देंगे, ठीक है? कर सकते हैं ना, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब क्लास में जनरल मैनेजमेंट कैसे करना है, सबसे पहले हमने 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस को कल देखा था, वी हैव गॉन थ्रू 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो उनके इंटेलिजेंस के हिसाब से मॉनिटर बनाना है, ना कि जो तेज बच्चा उसको मॉनिटर बना दिया, और 1 मॉनिटर तो बनता नहीं है, 3-4 मॉनिटर बनते हैं। सो जो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इसका ज्यादा है, ऑकवर्ड ज्यादा करता है, उनको चॉक और इसके लिए चॉक डस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, कुछ सामान चाहिए नहीं कैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, ठीक है? राइट, जो जैसे हैं उनके हिसाब से उनको गार्डनिंग का काम करने के लिए दे सकते हैं बच्चों को। जो नेचर स्मार्ट है उनको जो है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन नीचे दे दिया कि इन्हें पेड़ पौधों की काफी जानकारी है, इनकी मदद ले सकते हैं, और हम लोग उसके डिपार्टमेंट में एक टीम स्टूडेंट पार्लियामेंट है, उसी में एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है? जब आप उनके इंटेलिजेंस के हिसाब से बांटेंगे तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट जब हम करते हैं या फिर जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उसमें ख्याल ये रखना है कि उनको ऐसे ग्रुप में नहीं डाल दिया कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों गप करने में माहिर हैं, उनको एक ग्रुप में कर दिया, नहीं, सेग्रीगेट करके रखना है ताकि वो डिस्कशन डिबेट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ना कि दे गेट इंडल्ज इन अननेसेसरी गॉसिप्स, ठीक है? ऐसा कर सकते हैं। ओके, ऐसा करते भी हैं आप लोग, करते हैं ना? लेकिन कुछ इमरजेंसी मेजर्स रेयर केस में लेने चाहिए, बट आपके पास अगर ये है मदर टेरेसा का हो रहा है, महात्मा गांधी का हो रहा है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी को हिम्मत नहीं थी कि उनको वो मार सकता। वो क्यों ऐसा पॉसिबल था? क्योंकि वो ऐसा हो रहा था। अब हिंदू मुस्लिम राइट को बढ़ावा देना नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है? ये ऐसा हो रहा भी पॉसिबल है। फिर भी
इमरजेंसी मेजर्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे स्टार दे रहे हैं तो स्टार हटा सकते हैं। जैसे एक फिक्स्ड टिकट होता है यहाँ पे अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट एक तरीके का होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो है उसमें लिख दिया कि तुमने ये बदमाशी की थी, अब जो है तुम इसमें लिखो प्रॉमिस करो कि मैं ये बदमाशी नहीं करूंगा, फिक्स्ड टिकट करके फिर उसको उसके बैग में रख दिया। ठीक है, जब बैग लेकर तो उसको याद आएगा कि हाँ ऐसा कुछ मेरे और मेरे मैम के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, मैं बदमाशी नहीं करूंगा। चाइल्ड काउंसलिंग कर सकते हैं, पेरेंट्स काउंसलिंग कर सकते हैं और अटेंशन लेटर का इस्तेमाल कर ही सकते हैं। राइट, फोकस बस, ठीक है, फोकस ठीक है। अब कैसे करना है प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर देंगे। इस बार फ्री पीरियड मिलेगा, बाकायदा फ्री पीरियड मिलेगा। तो आप उस समय में क्या करिएगा, बच्चे तो बदमाशी कर रहे हैं, क्लास में कर रहे हैं, कितना भी करने के बावजूद भी कर रहे हैं, उनका नाम नोट कर लीजिए अपने डायरी में। अपने फ्री पीरियड में सबसे पहले उसको बुलाइए, उससे बातचीत करिए, उसको इंकरेज करिए कि तुम ये कर सकते हो, क्लास में तुम ध्यान से सुन सकते हो। ठीक है, और उसके इंटेलिजेंस को समझने में ज्यादा समय बिताइए, या कि किस तरीके का इंटेलिजेंस है उसके पास, क्योंकि इंटेलिजेंट तो हर बच्चा है। तो आपको मदद मिलेगी उसको कैसे गाइड करना है। जब आप ये समझ जाइएगा कि बच्चे का कौन सा इंटेलिजेंस है, तो पेरेंट्स को भी आप गाइड कर सकते हैं कि घर पे कैसे हैंडल करना है। नहीं हो पाता है तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर लीजिए कि सर ये इशू है इसको कैसे करना। ठीक है, और हम चाहते भी हैं कि इन सब मैटर में मेरे को डिस्टर्ब किया है, मेरे को अच्छा लगेगा डिस्टर्ब होने में। फिक्स्ड टिकट सबके सामने मैंने उसी समय इस्तेमाल करना है। बच्चे को लगा, आपको लगता है इतना काउंसलिंग करने के बाद स्टेप 1 चाइल्ड काउंसलिंग किया, कोई फायदा नहीं हुआ, स्टेप 2 जो है उसका अब स्टार छीन लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, स्टेप 3 फिक्स्ड टिकट का इस्तेमाल कर लिया लास्ट पेपर में, इसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ, स्टेप 4 पेरेंट्स काउंसलिंग, कोई फायदा नहीं हुआ, स्टेप 5 स्कूल से निकाला, पेरेंट्स काउंसलिंग, कोई फायदा नहीं हुआ, स्टेप 5 स्कूल से निकाला। ठीक है, क्योंकि इन सब प्रोसेस में आप मेरे को भी इन्वॉल्व करिएगा, इसी जल्दी स्टेप 5 में अपने आप को नहीं रखा। स्टेप 1 चाइल्ड काउंसलिंग, स्टेप 2 टेक प्रिविलेज, स्टेप 3 फिक्स्ड टिकट, स्टेप 4 पेरेंट्स। मेरा ऐसा मानना है कि हर डिसीजन में बच्चा डिसीजन मेकिंग के रोल पे रहे। आपसे मैं कई चीजें पूछता हूँ, डिसीजन मेरे को ही लेना है, ठीक है, बट आपको इन्वॉल्व करने का एक ही पर्पस होता है कि जब मैं डिसीजन लूं तो आप निगेटिव मोड में ना रहें। ठीक है, मुझे ये भी पता है कि कैसे आपसे वो चीज बुलवाना है जो मेरे को पसंद है, और उस हिस्से को टच भी नहीं करना है जो मेरे को पसंद नहीं। ठीक है, पता नहीं चलेगा, बट इट्स पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो वो चीज आपको बच्चे के साथ भी करना है। ठीक है, हर चीज में डिसीजन मेकिंग रोल पर बच्चे को रखने की कोशिश करनी है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अब आप कहेंगे कैसे, तो पहले ही डिस्कस हो चुका है कि आपको मान लीजिए 2 चैप्टर का ही ऑप्शन दीजिए उसको, 2 यूनिट का ही ऑप्शन दीजिए उसको, ऑप्शन आप दे दीजिए, उसके सोचने के दायरे को लिमिट आप कर दीजिए। ठीक है, सोचने के दायरे को लिमिट आपको करना है, और बच्चा को लगेगा कि वो डिसीजन मेकिंग रोल पर है, और उसका देखिएगा कितना वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। जो बच्चा सबसे ज्यादा बदमाश है, आप उससे पूछिए कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा है, ये चैप्टर या ये चैप्टर, बट ऑप्शन आपको देना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर सपोज्ड टू गिव द ऑप्शन, ऑप्शन आपको देना है, ताकि जो आप चाहते हैं वो वही काम करें। नहीं समझ में आता है, बच्चे इतनी बदमाशी कर रहे हैं, ओपन डिस्कशन करिए। होमवर्क दे दीजिए कि क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे हम लोग आते हैं, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में किसने किसने घर में पता किया था। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने 6 स्टेज में बांटा है। राइट, नॉलेज जो हम लोग रट लेते हैं किसी भी चीज को, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या टेबल रट लेना मैथ्स में, साइंस में किसी क्वेश्चन आंसर को रट लेना। राइट, हर स्कूल कराता है, चाहे कैसा भी स्कूल हो, ये काम कोई कराता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने जो टॉपिक पढ़ाया, कोई भी एक टॉपिक का नाम बताइए, एनी टॉपिक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही बताया। राइट, अगर बच्चे ने रट करके बोल दिया दैट इज नॉलेज। यदि उसने जो है कॉन्सेप्ट को बताया इलेक्ट्रोलिसिस एंड ऑल दैट, और कैसे जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और किस तरीके से क्लियर जनरेट होता है, उसने अपनी भाषा में बता दिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो मतलब हुआ कि उसको नॉलेज है। मैथ्स का कोई टॉपिक परसेंटेज, टॉपिक को खुद से एक्सप्लेन कर दिया कि ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग। अप्लाइंग मतलब उसको अप्लाई करना।
अप्लाई करना कैसे? अगेन कोई भी रैंडम टॉपिक बोलिए, मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए। रेशियो, अगर वो लाइफ में इस्तेमाल कर रहा है रेशियो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ उसको नॉलेज है, ठीक है। अगर हम नाप रहे हैं तो क्या रेशियो ही, तो ये 1 है, ये 10 है, और 10 हो गया। तो ये एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं। अगर बच्चा भी लाइफ में और कोई टॉपिक, और कोई साइंस, सोशल साइंस का टॉपिक बताइए। रिफ्लेक्शन, अगर बच्चा जो है टाइल्स को देख करके अगर बोल रहा है कि नया टाइल्स है, इससे इसमें मेरा पिक्चर दिख रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन इससे अच्छा हो रहा है, इसका सरफेस स्मूथ है, इसका मतलब काफी स्मूथ है, राइट। पुराना टाइल्स है, तुम्हारा सरफेस जो उतना स्मूथ नहीं है, स्मूथ रहता ना तो इसमें पूरा चमकता। तो ये सब क्या दिखाता है कि उसके नॉलेज को ना सिर्फ समझा है अपनी भाषा में, बल्कि वो अपने लाइफ में अप्लाई भी कर रहा है, राइट। एनालाइज करना क्या होता है? यहां से क्रिटिकल थिंकिंग शुरू होती है। एनालाइज करना क्या होता है? उसमें गहराई से सोचना, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऐसे ही क्यों हो रहा है, राइट। तो फिर वो थोड़ा सोचेगा, थोड़ा डिटेल्स में जाएगा, तो उसको थोड़ा समझ में आएगा कि जब लाइट टकराती है स्मूथ सरफेस पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, लेकिन खुरदरा सरफेस होता है तो वो ऐसा नहीं हो पाता है। फिर वो और सोचेगा कि खुरदरा सरफेस में ऐसा क्यों होता है, राइट। तो ये सब जो हुआ, ये सब अब से डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये सब एनालाइज हुआ, ठीक। एग्जाम इवैल्यूएशन क्या करना होता है? एक्सपेरिमेंट करना, जब हम लोग उसको खुद से करने की कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग जो हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। और क्रिएटिंग नेक्स्ट लेवल हो गया, जब बच्चा कुछ नया बना करके ले आए, कुछ ऐसा ले आए जो हमने देखा नहीं, कुछ सोचा नहीं, राइट। जैसे बच्चे के लेवल की बात करते हैं, इन्वेंटर के लेवल की बात नहीं करते हैं। जैसे टेस्ला कॉइल के बारे में किसको नहीं पता? सबको पता है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग सुना है? तो टेस्ला कॉइल, राइट। खैर, तो बच्चे के लिए तो वो बच्चे ने क्या सोचा कि इस तरीके का कुछ बना सकते हैं क्या, तो उसने नेट पर देखा कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोसेस है, किट का ऑर्डर किया, थोड़ा सा सोल्डरिंग वगैरह किया और उसको फिर तैयार कर लिया। तो ये होता है क्रिएटिविटी, ठीक है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या इन सब चीजों को इंक्लूड करता है? हम सब अभी इस पे बात करेंगे। तो जी हाँ, इसको इंक्लूड करता है, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें हैं, उसको इंक्लूड करता है। और इसके बारे में और डिटेल से जानना है तो ज्योति से कांटेक्ट करें, वो इसमें काफी कुछ उन्होंने रिसर्च किया है। बिहेवियर चेंज कैसे कर सकता है, ये बच्चे के बिहेवियर में ये बदलाव ला सकता है, ऑटोमेटिक होगा। जब आप एक्सपोनेंशियल लर्निंग दीजिएगा, बच्चा खुद ब खुद बदमाशी करना छोड़ने लगेगा। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, इस पर मैंने बात की थी ना। क्लास 1 में हर एक बच्चे का लेवल सेम होता है क्या? क्लास 10 में सेम होता है, या बीएड के स्टूडेंट में होता है, या पोस्ट ग्रेजुएशन, कहीं पर भी लेवल सेम नहीं होता है। तो सबको सेम कैटेगरी पे हम लोग नहीं रख सकते, सबको सेम तरीके का होमवर्क एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चीजें सेम होगा, लेकिन एक्सपेक्ट मत करिए ना। जब जो बच्चा वो भी आपका काउंट सेंटर कंप्लीट करके लाएगा, बच्चे के हिसाब से आप एक्सपेक्ट करिए और बच्चे के हिसाब से फिर उनको पढ़ाइए। अब पढ़ाएंगे कैसे, इस पर डिस्कस हम फिर से कर चुके हैं कि 0 पीरियड में हमें सबको पर्सनलाइज्ड लर्निंग पे फोकस करनी है, जिससे कि उनका लैंग्वेज बिल्ड हो, इंग्लिश स्पोकन, जिससे उनका मैथ्स बिल्ड हो, मेंटल मैथ्स, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो बाकियों के लेवल पे आ जाएगा। हमारा मेन फोकस रहेगा कि मिनिमम जो क्लास का जो लेवल है वो लेवल को अटेन कर ले व्हाइल यूटिलाइजिंग 0 पीरियड, ठीक है। प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगी आप मेरे पास लेकर के आएंगे, तो इसका हम सॉल्यूशन लाएंगे। और इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो इसके बारे में तो सबको पता है 5 + 3 + 3 + 4 एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। 21st सेंचुरी स्किल 4C अप्रोच कई बार हम लोग देखते हैं, दैट इज नथिंग बट 21st सेंचुरी स्किल एंड रिसेंटली एडवर्ड 21st सेंचुरी स्किल में डिजिटल लिटरेसी, सो व्हाट आई हैव स्टार मार्केट। सो कम्युनिकेशन स्किल इसमें होता है टीम वर्क, ग्रुप लर्निंग, कोलैबोरेशन होता है टीम वर्क में। तो अगर टीम में काम करवा रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये होगा। और जब हॉट क्वेश्चन जब हम लोग करवाते हैं, या फिर जिसके लास्ट में जो है हर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ होता है सिंथेसिस लिखा हुआ हो या फिर इवैल्यूएशन लिखा हुआ हो, तो मतलब समझिए कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी पे उसका फोकस है, ठीक है। आपके बुक्स में है सब, पिछले साल भी देखा ही है, राइट। और डिजिटल लिटरेसी हमें देना है, ये अपनी तरफ से करना है। कैसे कर सकते हैं ये आप सोचिए। आपकी डिजिटल लिटरेसी काफी हद तक हुई है, स्मार्ट क्लास, थोड़ा चैट और इसके बारे में भी एक्सपोजर आपको मिला है कल, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपको करना है और डिजिटल लिटरेसी पर भी जरूर से फोकस करें। खास कंप्यूटर टीचर EI पर थोड़ा सा
ध्यान दें उनको उनको वेबसाइट बिल्डिंग यूजिंग एआई सिखा सकते हैं, वेबसाइट बिल्डिंग यूजिंग एआई। एआई का इस्तेमाल करके वीडियो एडिटिंग भी, अपना वीडियो कुछ डाला ऑटोमेटिक एडिट करके दे दिया। एआई का इस्तेमाल करके वॉइस जनरेट करना, एआई का इस्तेमाल करके वीडियो जनरेट करना, ऑडियो विजुअल, ये सब कर सकते हैं। सब इजी है, जो भी हम बोल रहे हैं सब इजी है। लाइट कट का इस्तेमाल करना, और भी बहुत सारे हैं जो ऑटोमेटिक जो है वीडियो को एडिट कर देते हैं। ठीक है, सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जब हम लोग बात करें तो उसने 21st सेंचुरी स्किल की भी बात की है, खुल करके उसने रूल्स टैक्सोनॉमी के सभी चीजों को कवर किया है, उसने क्रिएट मल्टीपल इंटेलिजेंस को कवर किया है। अगर समराइज करने के लिए तीनों मिला करके ऑटोमेटिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको गाइडलाइन दिया कि स्कूल में आपको ऐसे पढ़ाना है, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको एज इट इज करते हैं या कुछ मॉडिफाई करते हैं? क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, राइट, इस्तेमाल करते हैं इसका, राइट। तो लॉज होती है जो सरकार देती है, और उसके बाद सरकार फिर रूल्स जारी करती है कि इसको किस तरीके से करना है। जैसे उसने दे दिया मतलब एक्सपेरिएंशियल लर्निंग देनी है, 21st सेंचुरी स्किल देना है, ये सब देना है। रूल क्या बताता है कि इसको कैसे करना है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो रूल लाया गया, उसी को हम लोग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 बोलते हैं। बस इतना ही, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कोई एनसीएफ बोल रहा है तो मतलब समझिए कि वो एजुकेशन पॉलिसी की ही बात कर रहा है, या फिर वो एजुकेशन पॉलिसी बोल रहा है तो मान के चलिए कि वो एनसीएफ की भी बात कर रहा है। ठीक है।